यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के दौरान अर्थव्यवस्था के खंड पर पकड़ बनाना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर पकड़ बनाकर आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में तीनों ही स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं। इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम हर सप्ताह हम आपके सामने लेकर के आते हैं, जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह में लगातार चलने वाली, चर्चा में रहने वाली अर्थव्यवस्था की खबरों पर विस्तार से बात करने का प्रयास किया जाता है, ताकि इन पर आपकी एक अवधारणात्मक समझ का विकास किया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज की सबसे पहली खबर को देखेंगे। आज की हमारी सबसे पहली खबर है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये मिशन वर्ष 2021 में भारत के द्वारा शुरू किया गया था और वस्तुतः सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। सेमीकंडक्टर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से आप देखते हैं कि कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एनर्जी सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में लगातार सेमीकंडक्टर्स का, उससे जुड़े हुए एलिमेंट्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए ये मिशन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने आए हैं। सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। 4 प्रमुख सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। ये नई सेमीकंडक्टर परियोजनाएं हैं और ये परियोजनाएं ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएंगी। लागत कितनी होगी? लगभग 4600 करोड़ रुपए का निवेश इन परियोजनाओं में होगा और स्किल जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको इसके माध्यम से रोजगार मिलने की उम्मीद है। जैसे एक अनुमान लगाया गया है कि 2034 कुशल पेशेवरों को इसके माध्यम से रोजगार दिया जाएगा और अब तक कुल 10 परियोजनाएं जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत स्वीकृत की जा चुकी है और इस क्षेत्र में कुल जो निवेश है वो 1.60 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो इस क्षेत्र में लगातार भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने निर्यात कैपेसिटी को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आत्मनिर्भर होने के साथ साथ भारत के निर्यात में भी ये क्षेत्र विशेष रूप से योगदान दे सके। चलिए, इन जो ये नई स्वीकृत परियोजनाएं हैं, अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो जो पूरी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हमारा है उसके बारे में बुनियादी जानकारी हमें हासिल हो जाएगी कि क्यों ये सेक्टर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो एक जिस नई परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण भारत की कंपनी है जिसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर एसआई सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है, सी कार्बाइड को, सेम सेमीकंडक्टर को और प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है और ये अपनी इसकी परियोजना जहां पर ये अपना प्रोजेक्ट को स्थापित करेगी वो स्थान होगा भुवनेश्वर का इन्फो वैली। ये वस्तुतः भुवनेश्वर में स्थापित एक महत्वपूर्ण आईटी प्लस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन है जिसको हम इन्फो वैली के नाम से जानते हैं और जो भुवनेश्वर में पड़ता है। इसमें इस कंपनी का सहयोग कौन सी करेगी? यूनाइटेड किंगडम की क्लास सिलिकॉन कार्बाइड वेफर फैब्रिकेशन लिमिटेड करेगी। अगर हम सिलिकॉन कार्बाइड वेफर फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो वेफर फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? वेफर का क्या मतलब होता है? वेफर को आप एक पतली डिस्क के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, पतली डिस्क के रूप में, और जिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाते हैं। और ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का आधार है जिसके माध्यम से आपके कंप्यूटर में, आपके अलग अलग एआई में, 5G टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप पूरी जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसमें वेफर का, इस पतली डिस्क का बड़ा महत्व है। तो सभी आपके जो डिवाइसेस हैं उसकी बुनियाद के रूप में आप कह सकते हैं कि वेफर फैब्रिकेशन एक तरह से काम करता है। ये जो कंपनी है ये किसका उत्पादन करेगी? ये सिलिकॉन कार्बाइड आधारित कंपाउंड सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी। आप ये जानते हैं कि सिलिकॉन का इस्तेमाल चिप्स में बहुत प्रारंभ से होता है, तो सिलिकॉन को आप एक एलिमेंट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, प्रारंभिक एलिमेंट के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जिसका बहुत पारंपरिक रूप से चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। अब क्या है कि एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में जब हम आगे बढ़े तो हमने सिलिकॉन और कार्बाइड यानी कार्बन को आपस में मिला दिया। जब हम एक से अधिक एलिमेंट का, या आप कह सकते हैं कि एक से अधिक तत्वों का
तत्वों के माध्यम से अर्धचालकों का निर्माण करते हैं, सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर के रूप में परिभाषित करते हैं। सेमीकंडक्टर को आप जानते हैं कि ये अर्धचालक होते हैं। इसका मतलब मुझे ये महसूस हुआ कि आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा अर्धचालक किस प्रकार के चालक होते हैं, जो कि सुचालक और कुचालक के बीच के तत्व होते हैं, उनको हम अर्धचालक के रूप में व्याख्यायित करते हैं। और इनका बेहद ज्यादा महत्व है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और विशेष रूप से जो हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, जो पूरी मोबाइल इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनर्जी सेक्टर है, उसमें इनका विशेष रूप से अर्धचालकों का महत्व है। और इनके कारण ही जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं जिनका इनमें प्रयोग होता है, इसलिए दुर्लभ मृदा तत्वों की दुनिया भर में जो डिमांड है वो काफी बढ़ गई है। और दुर्लभ मृदा तत्वों का सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मटेरियल है, उनका सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है, वो चीन में है। और चीन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में इसलिए बहुत आगे माना जाता है क्योंकि उसके पास दुर्लभ मृदा तत्वों का बहुत बड़ा भंडार है और उसने इस क्षेत्र में काफी निवेश भी किया है, काफी विकास भी किया है। अब भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक तत्वों को मिलाकर के जब हम सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर कौन से तत्व मिले हुए हैं, सिलिकॉन और कार्बन मिले हुए हैं। इसके माध्यम से जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्षमता किस प्रकार से बढ़ जाती है, जैसे उच्च तापमान में भी इसके माध्यम से जब भी हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वो उच्च तापमान, किसी चीज का मतलब जब हम चिप्स का निर्माण करेंगे तो वो उच्च तापमान को सहने में सक्षम होगा, ज्यादा से ज्यादा वो टिकाऊ होगा, ज्यादा से ज्यादा टिकाऊ होगा, उसकी जो क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, वो भी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से जब हमने ये जो कंपनी है ये अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करेगी और सिलिकॉन कार्बाइड आधारित कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 60,000 वेफर प्रति वर्ष निर्माण क्षमता होगी। और 96 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 9.6 करोड़ पैकेजिंग यूनिट प्रति वर्ष निर्माण करेगी ये। और पैकेजिंग यूनिट की जब हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है। पैकेजिंग यूनिट का मतलब है कि आप चिप्स को इस स्तर तक उसका निर्माण कर दे ताकि वो उपकरणों में इस्तेमाल के योग्य हो जाए। तो यहाँ पैकेजिंग यूनिट का भी एक तकनीकी अर्थ है कि चिप्स का इस स्तर तक आपको निर्माण करना है कि वो उपकरणों में इस्तेमाल के योग्य हो जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 9.6 करोड़ जो चिप्स हैं वो प्रतिवर्ष निर्मित हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक और परियोजना को मंजूरी दी गई है वो जुड़ी हुई है 3D ग्लास सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेशंस। तो जब हम इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो वो एक ऐसी कंपनी को अभिव्यक्त करता है जो कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होती है। ये अमेरिका की कंपनी है और 3D ग्लास सॉल्यूशंस प्रदान करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इन्फो वैली में ही स्थापित करेगा अपना यूनिट। और इन्फो वैली के बारे में अभी आपको बता दिया था, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। ये किस प्रकार का उत्पादन करेगा, ये एडवांस्ड पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट का उत्पादन करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, एडवांस्ड पैकेजिंग का मतलब अभी आपने समझ लिया। पैकेजिंग यूनिट का मतलब है कि एक चिप्स तैयार करना जो कि किसी उपकरण में इस्तेमाल करने योग्य हो जाए। जब हम एडवांस्ड पैकेजिंग का बात करते हैं तो इसमें हम ऐसे पैकेजिंग यूनिट की बात करते हैं जिसमें ऐसे चिप्स का निर्माण किया जाता है जो बहुत ही तीव्र प्रकार की हो, जिसकी क्षमताएं और ज्यादा हो, बढ़ी हुई हो। और इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम AI टेक्नोलॉजी में, इसका इस्तेमाल हम करते हैं 5G टेक्नोलॉजी में, इसका हम इस्तेमाल करते हैं जो हाई स्पीड हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एडवांस्ड पैकेजिंग उसको अभिव्यक्त करती है। जब हम एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट एक आधार होता है। सबस्ट्रेट एक आधार या प्लेट होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है। ठीक है, अगर ये आधार ग्लास का बना हो तो उसको हम ग्लास सबस्ट्रेट के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और जब हम एम्बेडेड की बात करते हैं तो एम्बेडेड का मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो इसके अंदर ही लगा होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं एम्बेडेड ग्लास
सबस्ट्रेट। तो ये भी एक इसकी भी क्षमता ज्यादा होती है, और ये जो कंपनी है अगर इसकी यूनिट यहाँ पर स्थापित होगी तो एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट का निर्माण भी बहुत तेज गति से हम आगे कर सकेंगे, और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी गति से आगे प्रगति होगी। जो तीसरी कंपनी है वो है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहां पर अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करेगी? मोहाली, पंजाब में। इसकी प्रकृति कैसी है? ब्राउन फील्ड विस्तार है। इसका मतलब है कि वहां पर पहले से ही इसका संयंत्र या फैक्ट्री या कारखाना लगा हुआ है, अब उसको और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, जहां पर पहले से ही कोई संयंत्र या कारखाना या फैक्ट्री लगी होती है और उसको नए मानकों के अनुरूप, नई जरूरतों के अनुरूप अपग्रेड किया जाता है, तो उसको हम ब्राउनफील्ड विस्तार के नाम से संबोधित करते हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के नाम से संबोधित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ। ये किस तरह के उत्पादन करेगी? जैसे मोसेफ्ट। मोसेफ्ट का मतलब, मोसफेट का मतलब क्या हुआ? मेटल। इसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं, और विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर पावर कंट्रोल और स्विचिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से निर्माण करेगी आईजीबीटीज का। इसका मतलब क्या हुआ? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये भी एक विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर है जिनका प्रयोग हाई वोल्टेज और हाई पावर एप्लीकेशन में किया जाता है। जैसे इनका प्रयोग जो ट्रेन्स हैं उनमें किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा, जो हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशन है वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। इसी प्रकार से इनके द्वारा छोटी डायोड का निर्माण किया जाएगा, जो कि विशेष प्रकार के डायोड है, और हाई स्पीड और लो वोल्टेज एप्लीकेशन जैसे कि सोलर इन्वर्टर और पावर सप्लाई में इनका प्रयोग होगा। और ट्रांजिस्टर को आप जानते ही हैं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का एक सबसे मूलभूत घटक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, उसकी स्विचिंग करने का काम करता है ट्रांजिस्टर। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया। इसके बाद एक और, ये समझाया इसलिए जा रहा है, इसमें प्रत्येक चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, समझाया इसलिए जा रहा है ताकि आप सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो ठीक तरीके से समझ सके। और अगर आपने एप्लीकेशन समझ लिया तो जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसको आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। उसका भी थोड़ा सा परिचय हम ले लेंगे कि उसमें किस तरह का हमने लक्ष्य रखा है या उसका उद्देश्य क्या है। चौथा जो हमारे जिस परियोजना को मंजूरी मिली है उसके अंतर्गत एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण कंपनी है, और जो कि आंध्र प्रदेश में अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करेगी, और इसमें साझेदारी होगी कोरियाई कंपनी अपेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। और ये क्या काम करेगी? जब हम एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज की बात करते हैं तो ये जो सिस्टम इन पैकेज है ये भी एक टेक्निकल शब्द है। इसमें सिस्टम इन पैकेज का मतलब है कि हम बहुत सारी चिप्स को एक ही सतह पर या एक ही जगह पर जोड़ करके इस तरह से उसका निर्माण करते हैं ताकि उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जो हमारी जगह है वो भी कम लगती है। कम जगह में हम ज्यादा उसकी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं सिस्टम इन पैकेज। पैकेज यूनिट अभी आपने समझी थी, और सिस्टम इन पैकेज यानी हमने कई पैकेज यूनिट्स का एक जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो यहां पर ये एस्टेब्लिश कहां पर होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। साझेदारी इसमें होगी कोरियाई कंपनी अपेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। और ये किस तरह से उत्पादन करेगी? ये मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स जो कि टेलीविजन के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑटोमोबाइल आदि के लिए सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी। इसकी क्षमता होगी 96 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष निर्माण की होगी। तो इस प्रकार से ये 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश होंगी, सेमीकंडक्टर परियोजनाओं से ये जुड़ी हुई है। तो ये भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बेहतर जितने भी जो उत्पाद हैं वो उनके निर्माण को बढ़ावा देगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा, और जितनी भी आप जानते हैं कि जिस तरह से डेटा की आवश्यकता पड़ रही है और डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो इसमें आने वाले समय में जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, जो हमारा पूरा कंप्यूटर का फील्ड है, जो हमारे डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स हैं, उसमें इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल है। तो भारत इसके अंतर्गत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को वर्ष 2021 में शुरू किया था, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में ये लॉन्च किया गया था। और कुल वित्तीय प्रव्यय इसका कितना निर्धारित किया गया था? कुल 76,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था।
ये देश में स्थायी अर्धचालक यानी जो हमारा एक प्रकार से सेमीकंडक्टर है उसको एक स्थायी आधार प्रदान करेगा और परफॉर्मेंस इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसके विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आप इसको देख सकते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को। इसका उद्देश्य यही है कि सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यानी जो आपकी स्क्रीन होती है उसका निर्माण, उसका विनिर्माण करना और डिजाइन इकोसिस्टम, अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग उत्पादों का जो डिजाइन तैयार किया जाता है उसका पूरा एक इस इकोसिस्टम तैयार किया जाए, उसमें निवेश को प्रोत्साहित किया जाए और निवेश करने वाली कंपनियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि भारत का जो मिशन है वो सफल हो सके। भारत न केवल इसके निर्माण में आत्मनिर्भर हो बल्कि निर्यात करने में भी सक्षम हो। अगली हमारी जो खबर है वो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है जो केंद्र सरकार ने जिसको मंजूरी प्रदान की है और जिसका नाम है टाटो सेकंड द्वितीय हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहां पर बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। और हाल ही में 12 अगस्त 2025 को जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है उसने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। ये परियोजना की कुल लागत अनुमानित है 8,146.21 करोड़ रुपए अनुमानित इसका एक परियोजना की लागत है। कहां पर ये बनाई जाएगी? ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है शियोमी और यहां पर आप देख सकते हैं इसका टाटो, यहां पर यह परियोजना स्थापित की जाएगी। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है और परियोजना का उद्देश्य है अरुणाचल प्रदेश को ऊर्जा और अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना। न केवल ऊर्जा का उत्पादन होगा बल्कि इसके साथ बहुत सी अन्य योजनाएं भी जुड़ी हुई हैं, उन पर भी बात करेंगे। जैसे परियोजना की अगर हम संक्षिप्त परिचय लें तो इसका नाम है टाटो द्वितीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके माध्यम से 700 मेगावाट की क्षमता एस्टेब्लिश की जाएगी बिजली उत्पादन की। एक प्रकार से इसमें 4 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट 175 मेगावाट की होगी। कुल ऊर्जा उत्पादन कितना होगा? 2738.06 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष उत्पादन होगा। और निर्माण अवधि कितनी होगी? ये प्रोजेक्ट लगभग 6 वर्ष में पूरा होगा, 72 महीने में पूरा होगा। परियोजना का क्रियान्वयन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो हमारा है उसके द्वारा, कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उपक्रम, एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। यानी नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश सरकार की भी इसमें भूमिका रहेगी और समझौते के तहत यह भी तय हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के बाद, इस प्रोजेक्ट के एस्टेब्लिश होने पर 12% मुफ्त बिजली अरुणाचल प्रदेश को प्रदान की जाएगी और साथ ही 1% जो बिजली है वो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए भी सुरक्षित रहेगी ताकि वहां पर लोकल एरिया के लिए भी कुछ स्थानीय क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। 1% बिजली उसके लिए भी एक तरह से संरक्षित रहेगी। तो ये सामान्य बात हुई इस परियोजना पर। अब हम देखते हैं इसके आर्थिक और सामाजिक पक्षों के बारे में। अगर आर्थिक पक्ष की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा 458.79 करोड़ रुपए की सहायता सड़क, पुल और ट्रांसमिशन लाइन हेतु प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? सड़क, पुल और ट्रांसमिशन लाइन हेतु प्रदान की जाएगी। कितने की योजना? 458.79 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा। किसके लिए? सड़क के लिए, पुल के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर सड़कों का निर्माण होगा, पुलों का निर्माण होगा तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार की इक्विटी भागीदारी के लिए 436.13 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इस परियोजना में हिस्सेदारी करना चाहती है। हिस्सेदारी किस रूप में करना चाहती है? इक्विटी शेयर के माध्यम से। इक्विटी शेयर के माध्यम से जब कोई गवर्नमेंट हिस्सेदारी करना चाहती है तो उसे उस परियोजना में वो क्या हो जाती है? एक पार्टी हो जाती है। उस परियोजना का एक हिस्सा आप कह सकते हैं कि उसके अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, 1% अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। लेकिन कई बार राज्य सरकार के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो परियोजना में पैसे दे सकते हैं, अपनी इक्विटी शेयर को निर्धारित करे या इक्विटी भागीदारी को एस्टेब्लिश करे। तो केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार की मदद की है कि वो इस परियोजना में अपनी भागीदारी स्थापित करे
उसी के लिए ये सहायता राशि निर्धारित की गई है। लगभग 32.88 किलोमीटर नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे जो स्थानीय उपयोग में आएंगे। तो तरह तरह से उपयोग में आ सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का एक कायाकल्प हो सकता है। 20 करोड़ रुपए की निधि अस्पताल, स्कूल, बाजार, खेल मैदान जैसे सामाजिक ढांचे विकसित किए जाएंगे 20 करोड़ रुपए की राशि से। इससे यहाँ का जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसे अपने उत्पादों का निर्माण करने और उनकी बाजार तक पहुंच स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, आपूर्तिकर्ताओं को भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जब एमएसएमई सेक्टर बढ़ता है तो छोटे छोटे उत्पादकों को भी उसका लाभ होता है और उससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एक बल मिल सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। और जब एक बार काम बढ़ना शुरू हो जाता है तो एक क्षेत्र का जुड़ाव दूसरे क्षेत्र से होने लगता है, जिसमें सड़कों और पुलों की एक केंद्रीय भूमिका हो जाती है एक संपर्क एस्टेब्लिश करने में। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। सड़कों का निर्माण होगा, पुलों का निर्माण होगा, स्कूलों का, अस्पतालों का, बाजारों का, खेल मैदानों का। इसमें सीएसआर गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अलग अलग कंपनियां भी इसमें निवेश कर सकती हैं। इससे जुड़ी हुई जितनी भी अप्रत्यक्ष परियोजनाएं हैं, मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। अगर परियोजना के माध्यम से कुछ लोगों का विस्थापन होगा तो उस विस्थापन के लिए जरूरी है कि उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए, अपना घर बनाने के लिए, दूसरे स्थान पर बसने के लिए, या अगर किसी का खेत उसमें आ रहा है तो इन सारी चीजों के लिए मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना का भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है। भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व किस प्रकार से है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी स्टेब्लिश कर देता है इस परियोजना की। और साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित अगर कोई भी चीज करती है, कोई भी परियोजना करती है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सशक्त होता है तो वो उसकी सुरक्षा को स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित करता है। अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा को अपनी सुनिश्चित करता है तो उससे भविष्य के विकास की पृष्ठभूमि का भी निर्माण होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी इसका एक रणनीतिक महत्व इस परियोजना का है। यही यहाँ पर लिखा गया है। पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करेगा। राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से पूरे देश भर में बिजली का आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, तो उसको संतुलित करने में भी मदद करेगा। अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है और ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाई विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रोजेक्ट के माध्यम से जो आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण है कि आर्थिक और तकनीकी रूप से हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है, तो उसके दृष्टिकोण से भी आप इसको एक महत्वपूर्ण परियोजना मान सकते हैं। तीसरी खबर हमारी सौर पीवी फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता से जुड़ी हुई है। भारत ने इसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। जब हम सौर पीवी मॉड्यूल की बात करते हैं, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल निर्माण की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? सौर पीवी यानी सोलर पीवी का काम क्या होता है? जो सूर्य के प्रकाश को ये एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो सूर्य के प्रकाश को किसमें तब्दील करता है? बिजली में तब्दील करता है, बिजली में, जिसका इस्तेमाल आप अपने घरों में कर सकते हैं, किसी औद्योगिक इकाई में कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सोलर पैनल बनाएं, जिसमें सोलर सेल की विशिष्ट भूमिका होती है। और ये पूरे सिस्टम को आप एक मॉड्यूल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब इस मॉड्यूल को बनाने में भारत ने एक विशिष्ट लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब भारत की क्षमता कितनी हो गई है? भारत की क्षमता हो गई है 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण की, जो कि एक ऐतिहासिक लक्ष्य को भारत ने हासिल कर लिया है। 2014 में ये क्षमता कितनी थी? 2.3 गीगावाट की थी। अब ये 100 गीगावाट की हो गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। ये उपलब्धि किसके अंतर्गत आती है? जैसे अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये एक महत्वपूर्ण लिस्ट है। किसके द्वारा अप्रूव्ड है? भारत सरकार के द्वारा। किससे संबंधित चीज है? ये किससे संबंधित है? हमने ऐसे मॉडल्स यानी सौर पीवी मॉड्यूल से संबंधित ऐसे मॉडल विकसित किए, ऐसे निर्माताओं को मान्यता प्रदान की है जो कि एक बेहतर गुणवत्ता परक पीवी मॉड्यूल का विनिर्माण कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत हमने ये देखा
कि हमारी क्षमता 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण की हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि जब हम सौर ऊर्जा के उत्पादन की तरफ देखते हैं तो इससे किसी प्रकार का ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है, यानी स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जो हमारा अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है, इसके तहत 100 कंपनियां अब 123 निर्माण इकाइयां चला रही है। ये निर्माण इकाइयां क्या करती हैं? सौर पीवी मॉड्यूल का निर्माण करती हैं, जो क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है, बिजली उसके माध्यम से उत्पादित करती है। 2021 में सिर्फ 21 कंपनियां थी, अब 100 कंपनियां 123 निर्माण इकाइयां इसके अंतर्गत चला रही है। नीतिगत प्रयास इसके अंतर्गत किस प्रकार से किए गए हैं? जैसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जो हमारा अप्रूव्ड लिस्ट है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है, इसका आदेश 2 जनवरी 2019 को जारी किया था, ताकि हम अपने यहाँ सौर पीवी मॉड्यूल्स की पूरी श्रृंखला खड़ी कर सके, ज्यादा से ज्यादा उसका निर्माण क्षमता हासिल कर सके। अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की पहली सूची 10 मार्च 2021 को प्रकाशित हुई थी, जिसमें पता लगा था कि 8.2 गीगावाट क्षमता दर्ज, एक प्रकार से उसमें 8.2 गीगावाट क्षमता दर्ज की गई थी। सरकार ने उत्पादन से जुड़ी हुई जो प्रोत्साहन योजना है, यानी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम है, जिसकी शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी, जो ऐसी उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देती है जो वृद्धिशील बिक्री को प्रदर्शित करते हैं। मार्च 2020 में सरकार ने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की थी मार्च 2020 में। शुरुआत में इसमें 3 क्षेत्र शामिल किए गए थे, फिर क्षेत्रों की संख्या बढ़ा करके धीरे धीरे बढ़ा दी गई, 14 कर दी गई। इस प्रकार से इसमें अलग अलग क्षेत्रों को शामिल कर दिया गया। मोबाइल और उससे संबद्ध घटकों को इसमें शामिल किया गया था शुरू में, फिर विद्युत क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था। इसी प्रकार से वर्तमान में फिर बाद में इसमें जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत बहुत बड़े व्यापक स्तर पर शामिल कर ली गई। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से सरकार उन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनको प्रोत्साहन देती है जो वृद्धिशील बिक्री की मात्रा को प्रदर्शित करती हैं, और ये वृद्धि कितनी होती है उसी के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। अगर वृद्धि ज्यादा है तो ज्यादा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो सरकार ने जो पीएलआई स्कीम है वो शुरू की और उच्च दक्षता वाले, इसके अंतर्गत उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल बनाए जा सके, यानी इस क्षेत्र में भी इस स्कीम को, एक प्रकार से इस क्षेत्र को भी इस स्कीम के अंतर्गत डाल दिया। जो आप देख सकते हैं कि ये जो सूची ALMM की बनाई गई, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि सरकारी परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित सौर मॉड्यूल ही एक प्रकार से प्रयोग हो, यानी गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित जो सौर मॉड्यूल हैं उन्हीं का निर्माण इसके अंतर्गत किया जा सके। इसलिए सरकार ने एक प्रकार से एक मॉड्यूल निर्धारित कर दिया और कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ निर्माताओं को निर्धारित कर दिया कि भाई आप बनाइए इस तरह से। और उसमें हम देखते हैं कि 100 कंपनियों ने 123 निर्माण इकाइयां एस्टेब्लिश कर ली, और इससे ही भारत की जो सौर पीवी निर्माण क्षमता है, मॉड्यूल निर्माण क्षमता है, ये 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। ऊर्जा लक्ष्य, भारत के ऊर्जा लक्ष्य और वैश्विक प्रतिबद्धताओं की बात करें तो ये उपलब्धि भारत के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा लक्ष्य, जो कि उसे 2030 तक हासिल करना है, उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे भारत की एक प्रतिबद्धता है कि वर्ष 2030 तक वो 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को हासिल करना चाहता है। गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को हासिल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा है उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, और इससे जब वायुमंडल में इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उससे वैश्विक औसत भू तापमान में बढ़ोतरी होती है, और जो हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के संकट के रूप में सामने है। इसलिए गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो ऊर्जा है उसकी क्षमता को भारत को बढ़ाना है, और ये जो हमने सौर पीवी मॉड्यूल क्षमता हासिल की है, निर्माण क्षमता हासिल की है, उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत की जो वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्रतिबद्धताएं हैं,
ये उसमें भी सहायक होगी। यानी भारत डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। भारत किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ना चाहता, इस प्रकार की चीजों का, इस प्रकार के उद्योग को सहारा नहीं देना चाहता जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो। इसी को हम कहते हैं डीकार्बोनाइजेशन। तो डीकार्बोनाइजेशन के जो हमारी प्रतिबद्धता है उसमें भी ये सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता सहायक होगी। भारत को ग्लोबल सोलर मार्केट में प्रतिस्पर्धी निर्माता के रूप में भी स्थापित कर देगी। भारत अगर क्षमता बढ़ती है तो ग्लोबल स्तर पर भारत इन मॉड्यूल्स का निर्यात भी कर सकता है। और साथ ही अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स और पीएलआई जैसी योजनाओं से भारत का जो लक्ष्य है ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्थिरता का, वो भी सुनिश्चित होगा। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी होगा और भारत के संपूर्ण विकास को अगर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए तो भारत के संपूर्ण विकास को एक स्टेबिलिटी भी ऊर्जा का क्षेत्र प्रदान कर देता है। संभावित प्रभाव क्या होंगे? संभावित प्रभाव भी इसी तरह से होंगे कि भारत में स्वदेशी सौर उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। सौर उत्पाद किस प्रकार के उत्पाद हैं? जैसे सोलर पैनल बनेंगे, सोलर सेल का निर्माण होगा, भारत उसका निर्यात भी कर सकेगा। इससे जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, वो भी इस क्षेत्र से अगर जुड़ जाएगा तो बहुत बड़े स्तर पर रोजगार का भी उत्पादन होगा, स्थानीय उद्योग बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स को सशक्त कर देगा एक क्षेत्र, नए रोजगार और निवेश के अवसर पैदा होंगे। अगर क्षेत्र का विस्तार होगा तो नए नए निवेश भी आएंगे। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार बिजली सुनिश्चित करना, आपूर्ति सुनिश्चित करना और हरित भविष्य, क्योंकि इससे किसी प्रकार का ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है, तो भारत का हरित भविष्य, ग्रीन जो फ्यूचर है वो भी सुनिश्चित होगा। वैश्विक बाजार में भारत की एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता है, निर्यात करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है अब बहुत व्यापक और प्रतिस्पर्धी होगा और आगे आने वाले समय में और ज्यादा विस्तार हो जाएगा। तो भारत को चारों ही तरफ से इससे फायदा ही होगा अगर भारत इस क्षेत्र में इन सारी योजनाओं को एक प्रकार से जो ये क्षमता हमने एस्टेब्लिश की है, इस पूरी क्षमता को लाभ उठाता है और निर्यात में भी इसे कन्वर्ट करता है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023। अगला प्रश्न है, टाटो सेकंड द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आपके सामने ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितनी सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है? आपके सामने ऑप्शन है 50 गीगावोट, 75 गीगावोट, 100 गीगावोट या 150 गीगावोट। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।